ओके, तो ये 7 लेवल्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम प्राइमरली ये कॉपीराइटेड कॉन्सेप्ट है। कॉपीराइटेड मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एचआरडी डिपार्टमेंट ने इसको सर्टिफिकेट इशू किया है। सो नोबडी कैन स्टार्ट अ प्रोग्राम और हैव एनीथिंग रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो ट्रेडमार्क है उसका। 7 लेवल्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, बेसिकली हम लोग अभी सीएफपी फाइनेंशियल प्लानिंग सब इंडिया में इंडिया में काफी 2001 के बाद आया सब, ऑल द फाइनेंशियल प्लानिंग कॉन्सेप्ट सीएफपी वगैरह। ओके, बट क्या हुआ था कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्पेसिफिकली किस लिए डेवलप किया था और कैसे उसका जन्म कैसे हुआ, वो थोड़ा सा मैं आपको शेयर करूंगा। तो बेसिकली एक स्टोरी है, एक डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी है और इंश्योरेंस एजेंट है। ऑफ कोर्स इंश्योरेंस एजेंट जो है वो मैं खुद हूँ, और डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी बेसिकली संतोष नायर जी थे। प्लीज म्यूट एवरीबॉडी, नीलम। नीलम, जस्ट म्यूट एवरीबॉडी। हाँ, पुलक रॉय, हु इज पुलक रॉय? कैन यू जस्ट म्यूट योरसेल्फ? हेलो। ओके, सो प्राइमरली क्या हुआ था कि संतोष नायर जी से, जैसे मैंने आपको बताया कि संतोष नायर जी से 1995 में मैंने जो प्रोग्राम ज्वाइन किया था हेलमेट फ्लैश करके, जो अमेरिकन कंसल्टेंट थे, और संतोष नायर और मैं उनके इंट्रोडक्टरी सेशन में गए थे, और संतोष नायर और मैंने दोनों वो प्रोग्राम ज्वाइन किया। हम लोग कुछ 25 लोग थे इंडिया में, बॉम्बे से, और उनका पूरा साल का प्रोग्राम था। संडे को वो सेशन लेते थे, और उस समय बिजनेस कैसे करना वो बेसिकली हमको क्योंकि मैं खुद भी पूरे मतलब मेरा मेरा पिताजी, मेरा दादा, मेरा परदादा, मेरा परदादा का परदादा, सब लोग जो है वो 2 पंच और 1 लंच करते थे। मतलब वो लोग जॉब करते थे, और ये बिजनेस वाला जो मैटर है वो हमको कोई मतलब कुछ पता ही नहीं था। और जब हम लोग ये हेलमेट फ्लैश के प्रोग्राम में गए तो हमको ये एक्चुअल बिजनेस क्या होता है, कैसे करना चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स क्या होता है, क्या क्या करना चाहिए, मतलब टोटल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन डेप्थ हमको स्टडी मिला। एक नॉर्मल बिजनेस कैसे करते हैं, मतलब इंश्योरेंस का ऐसा स्पेसिफिक नहीं था, बट वो कंसल्टेंसी जब हमको इंडिविजुअल मॉनिटरिंग करते थे या पर्सनल मीटिंग होता था महीने में एक बार, और एवरी संडे हमारा सेशन होता था, तो उसमें हम लोग जाते थे। तो संतोष नायर और मेरी मुलाकात वहां पर हुई थी, और वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद एज अ नेचुरल, क्योंकि मैं इंश्योरेंस एजेंट अकेला उसमें से था और सब बड़े बड़े दिग्गज थे, एक कोई बहुत बड़ा सर्जन था, एक कोई ट्रांसपोर्टर था, ऐसे बड़े बड़े मतलब एक ऑर्थोडोंटिस्ट था, और आज भी उनके साथ मेरी अच्छी कॉन्टेक्ट्स है। तो मैंने ऑब्वियसली सबको एज अ प्रोस्पेक्ट करके मैं सबको अप्रोच करने लगा, बिकॉज काफी अच्छा हमारा रिलेशनशिप डेवलप हुआ था। तो उसी प्रकार से संतोष नायर को भी मैंने उसमें कांटेक्ट करने को शुरू किया, बट बाकी सब लोगों ने इमीडिएटली मुझे अपॉइंटमेंट दिया। संतोष नायर ने करीबन 1.5 साल लगाया मुझे अपॉइंटमेंट देने के लिए। मुझे लगता है कि करीबन मैंने 180 कॉल्स किए रहेंगे उनको अपॉइंटमेंट के लिए, फिर अगले ट्यूसडे, फिर अगले मंडे, फिर अगले थर्सडे, तो ऐसे करते करते फिर उन्होंने मेरे को अपॉइंटमेंट दिया। और 95 से लेके करीबन 97 तक, उस जमाने में, उस समय पे समेशड़ का बात होता था, करोड़पति का बात होता था, और वो समेशड़ में करोड़पति, मतलब प्रीमियम में प्रीमियम के बारे में इतना बात नहीं होता था, बट उस जमाने में करीबन 2 साल में ऑलमोस्ट 10 लाख का प्रीमियम मैंने संतोष नायर से लिया था। और संतोष नायर जी का जो मतलब मेरे पास जितने भी कॉन्सेप्ट थे, FWE फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स बोलो या प्रेजेंट गैप, फ्यूचर गैप, तो संतोष नायर का ये पूरा सब गैप्स कंप्लीट हो चुका था। और ये सब गैप्स कंप्लीट होने के बाद फिर मुझे लगा कि संतोष जी जो है वो मुझे और भी प्रीमियम दे सकते हैं। और दैट इज व्हेन मैं सोचना शुरू किया कि अभी और कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके मुझे जाना पड़ेगा। और ऐसे करके मैंने सोचना शुरू किया, और जैसे जैसे मतलब सोच सोच के क्या हुआ, एक दिन ऐसे, और क्योंकि मैंने BA इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी में किया था,
उस जमाने में कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था एज अ कॉन्सेप्ट, तो इसलिए एक्चुअल वो फाइनेंशियल प्लानिंग CFP वगैरह 2003 में इंडिया में आ गया, और बट उसके पहले कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। और क्या हुआ कि ये हमें एक दिन ऐसे बैठ के, मतलब बहुत समय, 2 4 5 महीने सोचने के बाद मैंने क्या किया, एक ऐसे A4 साइज पेपर के ऊपर एक ऐसा 7 का लैडर बना दिया, उसमें ऊपर लिख दिया 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम। 7th माले पे एक आदमी झंडा लेके कर दिया, और फिर वो ऐसा बना के फिर मैंने संतोष नायर जी को कॉल किया और मैंने कहा कि मैंने एक अच्छा नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम। और संतोष जी को मैंने बोला कि संतोष, मैंने क्या किया है कि मेरे टॉप 10 कस्टमर्स को ये कॉन्सेप्ट मेरे को बताना है, समझाना है। मैं खाली एक रिसर्च या सर्वे कर रहा हूँ कि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट के बारे में क्या, मतलब आपका राय क्या है, क्योंकि ये मार्केट में लेके जाने से पहले मैं थोड़ा सा वैलिडेट करना चाहता हूँ। तो वैलिडेट करने के लिए कैन आई कम फॉर अ मीटिंग। तो संतोष मेरे को ऑलरेडी मतलब पहले ही बोला, तेरा कुछ नया कार्यक्रम नहीं है ना पॉलिसी वॉलिसी बेचने का। तो बोला नहीं नहीं संतोष, मैं ऐसा कुछ पॉलिसी वॉलिसी का बात नहीं, मैं सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ, और अगर आपका जो व्यू रहेगा उसके बेसिस पे फिर मैं बाद में आऊंगा एक्चुअली ये लॉन्च करने के लिए। तो बोला ठीक है, फिर आ जाओ, और संडे का उन्होंने मुझे टाइम दिया। तो 2 4 दिन थे। तो संतोष नायर जी के 3 बेटियां हैं, देविका, मालविका और राधिका। वो तीनों बेटियों के नाम पे मैंने 1.5 लाख का प्रीमियम का इलस्ट्रेशन बना दिया। उस जमाने में टेबल नंबर 90 हुआ करता, तो टेबल नंबर 90 का 1.5 लाख प्रीमियम का मैंने ये बना दिया, और उसमें संतोष के नाम पे वो पॉलिसी बना दिया। उसके बाद में मैंने फॉर्म नंबर 303 फॉर्म भर दिया, पूरा उनका जो भी मतलब एज प्रूफ ये वो मेरे पास सब कॉपीज था, वो सब पूरा कॉपीज लगा के सब सेट बना के ऐसे मैं गया एज इफ वो पॉलिसी मैंने सोल्ड कर दी, बेच दिया है करके, वो पूरा सेट बना के, और ये सिर्फ एक A4 साइज पेपर में लेके गया। और लेके जाने के बाद फिर मैंने संतोष नायर जी के साथ बैठ के मैंने उनको समझाया कि बेसिकली फर्स्ट लेवल मतलब ये होता है, सेकंड लेवल मतलब ये होता है, थर्ड लेवल मतलब ये होता है, फोर्थ लेवल मतलब, और फोर्थ लेवल पे चिल्ड्रन एडुकेशन मैरिज प्लानिंग था। तो मैं बोला कि फोर्थ लेवल जो है चिल्ड्रन एडुकेशन और मैरिज प्लानिंग है, फिफ्थ लेवल में ऐसे होता है, सिक्स लेवल में ऐसे होता है, और 7th लेवल में ऐसे होता है। और फिर मैंने उनको कहा कि अगर आप 7 लेवल्स का फाइनेंशियल फ्रीडम का अगर प्लानिंग करेंगे, ओके, तो फिर क्या होगा कि आपका फैमिली के अंदर, यानी आपका पर्सनल लाइफ में या देश का रिलेटेड, अगर आप मैक्रो बोलते हैं ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब अगर दुनिया में बाहर भी कुछ अगर हो जाए, मतलब कुछ भी अगर मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हो जाए, गवर्नमेंट के लेवल पे हो जाए, कोई बजट में कुछ चेंजेस कुछ भी अगर हो जाए, इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा, टैक्सेशन का कुछ रूल चेंज, कुछ भी हो जाएगा, और आपके भी लाइफ में कुछ भी हो जाएगा, तो भी 7th लेवल अगर आप करेंगे तो आपको 100% फाइनेंशियल फ्रीडम रहेगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 100% मेंटेन रहेगा। और ऐसे करके उनको मैंने ये साथ सब समझा दिया, मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे, बट प्राइमरली मतलब ऐसा सब समझा दिया। मैंने कुछ भी इलस्ट्रेशन या कुछ भी मैंने बाहर नहीं निकाला, कुछ भी पॉलिसी के बारे में बात नहीं किया, सिर्फ ये एक प्लेन पेपर लेके मैं बैठा था। और ये बैठने के बाद फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप उनको एक बार सब समझा दिया। उसके बाद मैंने उनको पूछा कि कैसे लगा कॉन्सेप्ट। तो संतोष बोला बहुत अच्छा है, बढ़िया है एकदम, मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को, एकदम डिटेल्ड है, बहुत स्पेसिफिक है, काफी मतलब डिटेलिंग किया हुआ है, एंड लॉजिकल है, तो ऐसा मतलब अच्छा लगा। तो फिर बोला, बट फिर भी वो पूछने लगा, यार मेरे को ये सब क्यों बता रहे व्हाट इज दिस। तो मैं बोला एक्चुअली दो वजह था। एक तो ये था कि आपसे मेरे को व्यू चाहिए था जो आपने अभी बता दिया, और सेकंड मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। ओके, तो बोला किस लिए। तो मैंने पेपर के ऊपर जो लेवल नंबर 3 है ना, उसके ऊपर मैंने एक ऐसा टिक मार्क मार दिया, और मैंने संतोष को बोला 3 नंबर के ऊपर टिक मार्क मार दिया, और संतोष को हाथ मिलाया, मैं बोला कॉन्ग्रेचुलेशन संतोष, यू हैव कंप्लीटेड लेवल 3 ऑफ द 7 लेवल्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम। ऐसे करके उधर टिक मार्क करके उनको हाथ मिलाया, एंड आई केप्ट क्वाइट, कंप्लीटली आई केप्ट क्वाइट। ओके, और संतोष क्या है ना, 1 1.5 मिनट के लिए पेपर देख रहा था, मुझे देख रहा था, पेपर देख रहा था, मुझे देख रहा था, पेपर देख रहा था, मुझे देख रहा था। उनको लगा कुछ तो मतलब मैं बोलूंगा, बट एक्चुअली क्या है ना, उस समय पे मैं कंप्लीटली साइलेंट था। तो मैं कंप्लीटली साइलेंट था, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ
कि एक्चुअली संतोष ने मुझे कुछ पूछा, संतोष ने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछा, तो क्या पूछा रहेगा, व्हाट मस्ट बी हिज क्वेश्चन। मैंने उनको 3rd लेवल टिक करके कॉन्ग्रेचुलेशन बोला और मैं चुप बैठा। क्या पूछा रहेगा? 4 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, 4 लेवल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ओके, मतलब संतोष ने वेरी क्लियरली, और ये आप किसी के पास साथ भी करेंगे तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आएगा। तो संतोष नायर ने मुझे पूछा कि 4 नंबर लेवल पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और मैंने संतोष जी को बोला कुछ नहीं, 21 सिग्नेचर और 4.5 लाख का चेक अगर आप देते हैं तो आपका लेवल नंबर 4 कंप्लीट हो जाते हैं। और उनके आंखों से आंख न हटाते हुए मैंने मेरे बैग में ऐसे साइड पे से ऐसा पूरा डॉकेट निकाल दिया, पेन लिया, उनको पेन हाथ में पकड़ा दिया, और फॉर्म्स के ऊपर उनको 1 बाय 1 ऐसे खोल के 1 2 3 4 ऐसे पूरे फॉर्म्स के ऊपर उनका पूरा सिग्नेचर लिया। उस जमाने में काफी सिग्नेचर्स होते थे, पूरा सिग्नेचर्स मैंने ले लिया। और फिर मैं बोला संतोष चेक दे दो ना 4.5 lakhs का, तो मैं 4 नंबर पे टिक मार्क करूंगा। तो उन्होंने फिर 4.5 लाख का चेक मेरे को इमीडिएटली बना के दे दिया। और वो देने के बाद फिर मैंने थैंक यू बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर 4 नंबर पे मैंने टिक किया। और संतोष नायर को फिर मैंने क्या किया, जो इलस्ट्रेशन बनाया था वो सब चेक और सब मिलने के बाद फिर मैंने इलस्ट्रेशन निकाला। और मैंने बोला जैसे आपको मैंने समझाया था कि लेवल 4 जो है ना वो चिल्ड्रन एडुकेशन प्लानिंग के बारे में है। तो आपके जो 3 बेटियां हैं, तो देविका है, मालविका है, राधिका है, ये तीनों के लिए ऐसे 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 अपना पूरा एडुकेशन का प्लानिंग हो जाएगा। ही वॉज वेरी हैप्पी, मतलब बोला अरे अच्छा हो, वेरी गुड, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तो वेरी गुड करके उन्होंने कर दिया सब, वो ले लिया इलस्ट्रेशन। और मैं बोला ठीक है, अभी इसके लिए आपका मेडिकल करना पड़ेगा और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है वगैरह सब वो बता दिया कि इनकेस समथिंग हैपेंस अनफॉर्चुनेटली तो बच्चों को वो प्रीमियम भरना नहीं पड़ेगा, बट उनको जो भी हम लमसम लास्ट में जो मिलने वाले हैं उनको मिलेगा। ऐसा सब एक्सप्लेन करके मैं सब करके निकल रहा था। करीबन इसको 20-25 मिनट लगा रहेगा, मैक्सिमम 25 to 30 मिनट्स। फिर मैं जब निकल रहा था तो संतोष ने मुझे बोला नालायक इधर आ। तो मैं सडनली मतलब थोड़ा सा ये हो गया और मैं पीछे मुड़ के मैंने देखा। तो पीछे मुड़ के देखा तो संतोष बोला अरे तू बोलता है कि और 4 बार मेरे पास आने और 3 बार तो आने वाला है क्या मेरे पास। तो मैं बोला हाँ संतोष, अपने को लेवल 7 तक जाना है ना। तो बट अभी कैसा है ना, एकदम से ये हम नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहला अभी आपने 4 लेवल किया है, एक 6 महीने के बाद हम 5th लेवल करेंगे, फिर एक 8 महीने के बाद 6th लेवल करेंगे, फिर और एक 8 महीने के बाद 7th लेवल। ऐसा करके हम करेंगे, एकदम से करने में कोई मतलब नहीं है। करके मैंने चेक लेके ये लेके मैं बाहर निकला। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट उस समय पे अगर मेरे को संतोष ये मेरे को पूछता था कि लेवल 5 के लिए मतलब आपने कैसा कैलकुलेट किया या क्या था, मेरे पास कोई भी एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं था, मेरे पास कोई भी वैलिडेशन नहीं था, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मैं 5th लेवल कैसा जाना, 6th लेवल, 5th 6th 7th लेवल के बारे में मेरे को मालूम नहीं था। बट मेरे को कॉन्सेप्चुअली वो बात थी, उसका कैलकुलेशन नहीं पता था। कोई अगर पूछेगा कि अभी 5th लेवल जाने के लिए मेरे को क्या करना है, तो मेरे पास कोई ये नहीं था। बट एज अ कॉन्सेप्ट मैंने उसको फर्स्ट लेवल पे, और संतोष नायर क्योंकि सबसे मेरे बड़े कस्टमर थे तो इसके लिए उनके साथ मैंने वो पिच करके इतना जबरदस्त मुझे सक्सेस मिला। दोस्तों क्या होता है कि जब हम कोई पॉलिसी बेचने जाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है ना, वो पॉलिसी बेच के दी एंड हो जाता है, मतलब वो पॉलिसी बेच के हम वापस आते हैं, दी एंड हो जाते हैं। बट 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम में आपने देखा रहेगा कि मैंने एक पॉलिसी क्लोज किया तो दूसरा वाला पॉलिसी का ओपनिंग किया, मतलब 5th लेवल का ओपनिंग संतोष नायर खुद कस्टमर ने वो कर लिया। और वो जब संतोष नायर ने जब कर लिया तो बेसिकली ये हुआ कि कस्टमर आपको नेक्स्ट वाला जो लेवल है या नेक्स्ट वाला जो पॉलिसी है वो पॉलिसी के ऊपर वो जब खुद आपको ये करता है, तो विच मीन्स कि इस प्रकार से मैंने कहीं भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पूरा इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी मैंने बुक्स और सब पढ़े, बट एक ऐसा सिंपल कॉन्सेप्ट, एक सरल कॉन्सेप्ट, एक सीधा कॉन्सेप्ट जहां पर क्लाइंट खुद को समझ लेता है कि मुझे क्या करना है, और एक आधे घंटे के अंदर अगर ये इतना बड़ा विश्वास अगर कस्टमर को आ जाता है तो देन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट काफी मतलब बहुत अच्छा चला। ये 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम हम लोग लोनावला में करते थे, इसका एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया था और ये प्रोग्राम 4 दिन का
रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता था, और जहां पर हम लोग ने करीबन 13-14 बैचेस इसके किए थे। ऑल ओवर इंडिया से करीबन 750 एजेंटों ने इसका ये प्रोग्राम किया है, काफी डेवलपमेंट ऑफिसर्स ने किया है। बट ये उस समय का सरताज प्रोग्राम जैसे बोलते हैं वो था, बहुत धमाल होता था। और लोग रात को 8-8 मतलब रात को 2-2 1:30 बजे तक बैठ कर ना वो लोग ये करते थे, मतलब 1:30 बजे तक बैठ के कैलकुलेशन करके वो लोग मतलब उनको फिर भगाना पड़ता था कि चलो जाओ, और बहुत इंटरेस्ट के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट का पूरा मतलब ये बात वहां पर आके रुक गई। संतोष नायर का मैंने सब प्लानिंग वगैरह कर दिया, उनका पॉलिसी क्लोज हो गया, सब हो गया। और फिर उसके बाद मैं सिर्फ ये एक स्लाइड बताता था मेरे ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो एक शैलेश हरिया करके है जो खुद टैक्स कंसल्टेंट थे, और करीबन 92-93 से वो मेरे ट्रेनिंग में आते थे। बिकॉज उस समय पे मैं सिर्फ एक, आई थिंक नॉट 93, 96-97 की बात है, जब मैंने इनकम टैक्स का 3 दिन का 2 दिन का कुछ प्रोग्राम में करता था। और वहां पर शैलेश हरिया खुद एक टैक्स कंसल्टेंट थे, बट उनको मेरा इनकम टैक्स का बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और वो हर सेशन में आते थे। और हमारा उस समय स्लाइड प्रोजेक्टर होता था तो उसके लिए वो रिमोट रहता था, जिसको क्लिक क्लिक करके नेक्स्ट वाला स्लाइड, राउंड वाला ऐसा प्रोजेक्टर होता था जिसमें हम स्लाइड्स डालते थे। और वो मतलब स्लाइड वैसे पीपीटी ये सब उस समय पे नहीं था। आई थिंक उस समय पे ओवरहेड प्रोजेक्टर था जिसमें एसिटेट बनाने का। बट मैं वो कलरफुल ये सब स्लाइड बनाने का टेक्नोलॉजी अच्छा लगा, और मैंने वो किया। और वो प्रोग्राम जब वो आते थे, तो उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि यार लाजरस, ये 7 लेवल आप बोलते रहते हो, बट इसका कुछ कैलकुलेशन आप करो। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने आरएफसी करके, रजिस्टर्ड फाइनेंशियल कंसल्टेंट करके, यूएस का एक आईआरएफसी करके ऑर्गेनाइजेशन है, उनका प्रोग्राम फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर मैं इंडिया में कंडक्ट करने लगा। हमने करीबन 7-8 बैच उनके भी कंडक्ट किए। उसमें एक फैकल्टी था एड मोरो करके जो यूएस से आते थे, एक फैकल्टी था जिसका नाम जेफरी चू था जो मलेशिया से आते थे। फिर दूसरा एक फैकल्टी है, उनका नाम अभी एग्जैक्ट मेरे को मालूम नहीं, जो थाईलैंड से आते थे। राल्फ ल्यू करके वो फिलीपीन से आता था। और ये चारों लोग वो मिलके वो प्रोग्राम देते थे। 4 दिन का प्रोग्राम था, 50,000 उस समय हम लोग फी लेते थे। नॉन रेजिडेंशियल प्रोग्राम था। और वो करके फिर वहां से मुझे ये मतलब ये फाइनेंशियल प्लानिंग का काफी सारा कैलकुलेशन मुझे समझ में आ गया। बट उसके पहले ही मैंने क्या किया था, एक एक्सेल शीट बनाया था जिसमें ये कैलकुलेशन प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का सब बना के मैं देता था। ओके, सो वो उस समय पे वो जो प्रोग्राम था सिर्फ 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम। और उसके बाद हम लोग एक ये बनाते थे, सॉफ्टवेयर मैंने बनाया था। जो सॉफ्टवेयर है मैं मतलब ये सॉफ्टवेयर का रिपोर्ट जो है वो इस प्रकार से आता था, 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम ट्रेडमार्क करके, और फिर जो भी एजेंट है उसका नाम वगैरह नंबर आता था। और फिर ये 4Cs का उस समय जो 4Cs प्लानिंग में बताता था वो आता था। फिर बेसिक जो क्लाइंट का डेटा है वो आता था इसमें। और उसके बाद फिर एनुअल इनकम एक्सपेंडिचर रिपोर्ट बनता था। एनुअल इनकम क्या है, तो एनुअल आउटफ्लो, ईएमआई कितना है, एंजॉयमेंट एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट कितना है, लिविंग एक्सपेंसेस कितना है, ऐसा करके। और फिर उसका ग्राफ बनता था, तो वेरी इंटरेस्टिंग मतलब ये होता था। उसके बाद नेटवर्थ का कैलकुलेशन आता था, एनुअल इनकम एक्सपेंसेस के बाद नेटवर्थ कैलकुलेशन आता था कि नेटवर्थ कितना है आपका। और फिर उसके बाद जो है फाइनेंशियल रेशियोज का कैलकुलेशन आता था। और ये फाइनेंशियल रेशियो का कैलकुलेशन मतलब आपका बेसिकली आइडियल सेविंग रेशियो कितना होना चाहिए और आपका कितना है। देखो, क्लाइंट को जब हम लोग ये समझाते हैं ना कि उनका एक्चुअल 30% होना चाहिए और अभी उनका सिर्फ 6% है, तो इमीडिएटली उनको ये गैप पता चलता है, दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट। जैसे बेसिक लिक्विडिटी रेशियो जो इमरजेंसी फंड है, ये इमरजेंसी फंड भी जो है वो आपको मतलब कितना इमरजेंसी फंड जो है कितना होना चाहिए और आपके पास कितना है, वो भी यहाँ पर पता चलता है कि आपको 3 महीने का होना चाहिए, बट आपका हार्डली 15 दिन का है, लेस देन 15 डेज का है। उसके बाद नेटवर्थ रेशियो मतलब लिक्विड फंड कितना होना चाहिए, तो जनरली 30 to 40% होना चाहिए, आपके पास 46% है, तो हमें बोलता था ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप तो एक्चुअल रेशियो से मतलब ज्यादा है, तो दैट इज वेरी गुड। एंड डेट रेशियो मतलब कितना लोन होना चाहिए, वो 25 to 75% ऑफ द एसेट्स,
तो इनका 32% है, तो मैं बोला सर यू आर ऑन द सेफ मोड, तो दो चीज आपका आउट ऑफ ये है, मतलब जो होना चाहिए वो नहीं है, तो उसको हमको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। एंड देन वी वुड टॉक अबाउट द गोल्स कि आपको क्या क्या करना है, तो ये पूरा गोल्स वहां पर होते थे। उसके बाद ये 7 लेवल क्या है वो मैंने यहाँ पर बताया गया है, जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और फिर एनालिसिस शीट जो होती थी, मतलब क्रिएशन ऑफ इनकम, कंजम्पशन ऑफ इनकम, फिर जो एसेट एलोकेशन है उसका हम लोग आज कितना होना चाहिए और आपका कितना है, ऐसा करके उनको एक प्रेजेंटेशन होता था। और उसके बाद ये स्टेप 7 है, मतलब वो सॉफ्टवेयर में क्या होता था कि आप एज एन एजेंट और डेवलपमेंट ऑफिसर आप उसमें सिलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि वो सब स्टेप्स बताता था आपको। 5 में क्या गैप है, कितना इन्वेस्टमेंट है, 6 में कितना गैप है, कितना इन्वेस्टमेंट है, 7 में कितना गैप है, कितना इन्वेस्टमेंट है, 4 में कितना गैप है, 3 में कितना गैप है। तो जो एजेंट है डेवलपमेंट ऑफिसर जो भी लेवल सिलेक्ट करता था, उस बेसिस पे फिर ये कैलकुलेशन आता था कि उसका प्रेजेंट कैपिटल कितना है, एग्जिस्टिंग कितना है, और गैप कितना है। उसके बाद फ्यूचर पेंशन उनको कितना मिलना चाहिए सालाना, और अभी प्रोविजन कितने का है और कितना बैलेंस है, और उनका कैश फ्लो में कितना सरप्लस है, तो वो मेरे को पूरा पता चलता था। और यहाँ पर फिर हम लोग का आता था कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको इतना पैसा चाहिए, गोल्ड प्लानिंग के लिए आपको इतना पैसा चाहिए। ओके, और फिर मैं ये उनको बताता था कि 1 करोड़ का अगर समझो 10 करोड़, ये 10 करोड़ 10 करोड़ 67,26,000 का उनका प्रेजेंट गैप था। तो वो प्रेजेंट गैप में फिर कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, पीपीएफ में कर सकते हैं, पीएफ में कर सकते हैं, बट पीपीएफ में करेंगे 10 करोड़ डालना पड़ेगा, पीएफ में करेंगे 10 करोड़ डालना पड़ेगा, पोस्टल सेविंग में करेंगे 10 करोड़ डालना पड़ेगा, एनएससी में करेंगे 10 करोड़ डालना पड़ेगा, केवीपी में करेंगे 10 करोड़ डालना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड में करेंगे तो 20 करोड़ डालना पड़ेगा, शेयर्स में 20 करोड़ डालना पड़ेगा, बॉन्ड्स में 10 करोड़ डालना पड़ेगा, बैंक एफडी में 10 करोड़, गोल्ड बिस्किट में 10 करोड़, और लाइफ इंश्योरेंस जो है वो 1606 जो है उसका 16 लाख डालना पड़ेगा। तो जैसे एक होटल में हम लोग जाते हैं तो मेनू कार्ड में हम लोग ऑलवेज जो देखते हैं राइट हैंड साइड पे देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आइटम क्या है वो देखते हैं नॉर्मली। अगर हम देखेंगे तो उस तरीके से क्या होता है, फिर कस्टमर ये देख के ना, आप इसको कन्याकुमारी से कश्मीर किसी को भी आप जब इसको पिच करेंगे, तो इसमें कस्टमर का 2 क्वेश्चन आता है, राइट। एक क्वेश्चन आता है कि म्यूचुअल फंड में डबल क्यों, शेयर्स में डबल क्यों। तो मैं ये कहता था कि एक्चुअली वो डबल इसलिए बिकॉज एज पर आरबीआई का जो रूल है उसके तहत म्यूचुअल फंड और शेयर्स को प्रेजेंट वैल्यू 50% माना जाता है। तो आपको जो एक 10 करोड़ का अगर गैप फुलफिल करना है तो आपको 20 करोड़ रखना पड़ेगा। और फिर वो पूछते थे कि इंश्योरेंस में इतना कम क्यों। तो मैं कहता था कि इंश्योरेंस में ये जो कैपिटल है ना, आप इंस्टॉलमेंट पे परचेस कर सकते हो, आपको इंस्टॉलमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 10-20 ईयर्स आपको भरना पड़ता है। तो वो मतलब यहाँ क्या है ना, म्यूचुअल फंड का एक तो ऑब्जेक्शन स्ट्रेट अवे बंद हो जाता था, क्योंकि वो अगर किसी के साथ बात करेगा, कभी कभी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करता था, मरुका से बात नहीं की है ना आप? क्यों नहीं कर रहे हैं? हेलो हेलो, आप नहीं चाहते क्या मेरे को जॉब मिले? मैं आपको कब से बोला हुआ हूँ? नीलम जस्ट म्यूट है, अभी कर लो। ओके ओके। सो प्राइमरीली मतलब यहाँ पर फिर वो क्वेश्चन आता था ना, तो क्या है कि सपोज वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के भी अगर बात करेगा और वो चार्टर्ड अकाउंट बोलेगा अरे यार उससे अच्छा इंश्योरेंस में इतना पैसा डालने से अच्छा आपको म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न आता है, तो वो बोलता था अरे नहीं फिर म्यूचुअल फंड में मेरे को 20 करोड़ का 20 करोड़ अभी डालना पड़ेगा, मेरे पास कहाँ है। और ये ऑलवेज प्रोग्राम है ना एचएनआई के लिए, तो इसके लिए आपको बड़ा फिगर दिखते हैं, बड़े एचएनआई के लिए, इसके लिए वो बोलता था सर इतना मतलब 20 करोड़ कहाँ से मैं डालूंगा। तो वो पूछता था अरे 20 करोड़ क्यों डालना पड़ेगा, बोला नहीं प्रेजेंट के लिए अभी कैपिटल बनाने के लिए 20 करोड़ डालना पड़ेगा, ऐसा मेरा एजेंट ने मेरे को बताया। तो वो फिर उसको बोलता था ठीक है आपके एजेंट, मैं ये समझ नहीं रहा हूँ क्या बोल रहे हैं, आपके एजेंट को जरा मेरे पास भेजो। तो क्या होता था मुझे मोस्टली ना फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी अपॉइंटमेंट मिल जाता था, और चार्टर्ड अकाउंटेंट फिर उनको भी एक्सप्लेन करके, मतलब मेरे को एक तीर में दो दो जैसे बोलते हैं ना, 2 प्रोस्पेक्ट का मेरे को प्रोस्पेक्टिंग होता था। और फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिले, तो यहाँ मैं बताता कि अभी शुरू करेंगे तो कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर
इसका जो 19 मतलब आफ्टर अगर मतलब आफ्टर डिले अगर करेंगे तो उसका कितना बेसिकली ये होगा, इन्वेस्टमेंट होगा और कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट। ऐसे मतलब उसका पूरा हम लोग वो रिपोर्ट देते थे कॉस्ट ऑफ डिले। फिर उनको बोलते थे सर आप अभी शुरू करना चाहेंगे, 10 साल बाद शुरू करना चाहेंगे, जो भी है। तो वो एक उनको ये था। और फिर अपना ये इंश्योरेंस का, तो जैसा 13 लाख का प्रीमियम मिस्टर अमित का, 2 लाख का, ये भी उनके दोनों के इनकम के बेसिस पे डिवाइड हो जाता था। टोटल म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट और टोटल इन्वेस्टमेंट, और फिर उनका जो रिस्क कवर है वो यहाँ बताता था, और उसका फिर जो भी मतलब अमाउंट है पेंशन का वो आ जाता था। एंड ऐसे मतलब ये एक बेसिक पीडीएफ जो इसमें से बनता था, जिसके कारण क्लाइंट को बहुत इजीली और अच्छा से हम लोग ये कर सकते थे। तो अभी हम लोग आगे जाते हैं कि एक्चुअली ये 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, सो दैट उससे हमको पता चलेगा कि एक सेकेंड, ओके, तो उससे हमको पता चलेगा। तो प्राइमरली क्या है ये 7 लेवल्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम, ये मुझे चेक। तो व्हाट इज द चैलेंज, आज चैलेंज क्या है हमारा, बेसिक ये समझना बहुत जरूरी है। आज हमारा चैलेंज है कि HNIs को एक यूनिक आइडिया से हम उनको कैसे मिले, या कोई यूनिक आइडिया से उनको हम लोग कैसे मिले, जिससे कि हम उसको ऐसा कुछ बताए यूनिक आइडिया, जिससे कि एटलीस्ट एक मीटिंग हमको उनके सामने बैठने के लिए मिल जाए। तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। सेकंड है कि HNI के पास अगर हम जाते भी हैं और अगर हम कुछ पिच भी करते हैं और सक्सेसफुल भी अगर होते हैं, बट एक HNI को कंटिन्यूसली बार बार लगातार बिजनेस के लिए हम कैसे जा सकते हैं, जहां पर वो खुद हमको कॉल करेंगे, मतलब हमको जाना नहीं पड़ेगा, बट वो खुद बोलेंगे अरे यार वो 5th लेवल करना है, वो कभी करेंगे, या 6th लेवल, या हमको भी उनसे कांटेक्ट करना है, तो एक बार खाली समझाना है, उसके बाद हमको खाली बोलना है सर वो 5 वाला लेवल जो है उसको करने के लिए मैं कभी आऊं, या कभी आप टाइम देंगे। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वालिटी रेफरेंसेस। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे रवि जेठानी जो इन्होंने जब ये प्रोग्राम किया, वो सिंगल टीओटी थे, ये प्रोग्राम करने के बाद उन्होंने डबल टीओटी किया, और डबल टीओटी करने के बाद उन्होंने जो है डबल टीओटी के समय पे उन्होंने देखा कि बहुत सारे उनके बड़े बड़े CXO एजेंट है, CXO क्लाइंट्स है, CIO क्लाइंट्स है, CFO क्लाइंट्स है, CEO क्लाइंट्स है, सब लोग एक दूसरे फ्रेंड को लोग मैसेज भेजते थे कि अरे यार मेरा है ना वो 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम में 4था लेवल हो चुका है, आपका कौन सा लेवल हुआ है, तो सामने वाला उसको बोलता था अरे बट मेरे को कैसा मालूम पड़ेगा, बोलते हैं नहीं आपके लाइफ इंश्योरेंस एजेंट को पूछो। तो वो लाइफ इंश्योरेंस उसके एजेंट को पूछता था, बोला ऐसा कुछ हमको पता नहीं है, तो वो बोलता था यार तेरे एजेंट को भेज दे, मेरे को जरा देख ले। एंड आई एम वेरी श्योर मतलब डेली उनको 1-2 ऐसे SMS आते थे जिसमें उनको क्वालिटी रेफरेंसेस मिलते थे। इनफैक्ट वो क्लाइंट्स कहते थे बाबा इनसे आप फीस वगैरह मत लेना क्योंकि मेरा बहुत खास दोस्त है, ऐसे करके उनको क्वालिटी कॉन्सेप्ट। दूसरा चैलेंज हमारा क्या है कि किसी HNI के साथ लास्टिंग लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप हम कैसे बनाएंगे, वो भी एक एक प्रॉब्लम है। वैल्यू प्रोपोजिशन कैसे होगा, जिससे कि हम लोग ऐसा कुछ क्या बात करेंगे जिसके कारण हमारा जो क्लाइंट है वो हमारे साथ रहेगा, दूसरे से काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगना चाहिए कि हम लोग कोई अलग मतलब अलग सेटिंग है, हमारा अलग पोजिशनिंग है। फिर सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस विदाउट टॉकिंग, इसमें कोई भी लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, टॉकिंग अबाउट अ कॉन्सेप्ट विच दे सेड गो एक्साइटेड, वो लोग इतना एक्साइटेड होता है और फिर वो लोग दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ भी बात करना लगते हैं। जनरली हम कोई भी इंश्योरेंस इंश्योरेंस के लिए प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आई हैव ये 4 आपको देखेंगे, मतलब ऑब्जेक्शन आता है, आई हैव इनफ इंश्योरेंस, आई एम वर्थ मोर डेड देन अलाइव, I know everything about life insurance and currently I am not interested in any policy. तो ये जो है ये 4 जो objections आते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, आई थिंक फाइनेंशियल प्लानिंग इज गोइंग टू प्ले अ की रोल इन कस्टमर एडवाइस, बट वो फाइनेंशियल प्लानिंग जो लाइफ इंश्योरेंस एज अ कॉर्नर स्टोन है, जैसे CFP हमेशा टर्म प्लस म्यूचुअल फंड की बात करती है, करते हैं वो लोग, विच इज रियली नॉट करेक्ट, क्योंकि एसेट एलोकेशन और एसेट क्लासेस जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए, और एक एंडाउमेंट पॉलिसी डेफिनेटली एसेट एलोकेशन में डेट का काम करती है और वो कंपलसरी सेविंग का काम करती है।
तो इसके लिए वो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में वो रोल बहुत इजी रहेगा। अभी 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम का बेनिफिट्स क्या है? इट इज वेरी इजी टू गेट अपॉइंटमेंट, क्योंकि मैं खाली लोगों को पूछता हूँ, किसी को फोन करूंगा, अगर आपको भी मैं पूछूंगा कि सर डू यू नो वेर यू आर ऑन द 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम, तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा? व्हाट इज दैट, so then I will immediately tell them, sir, to explain this I require a 30 minutes meeting। तो क्या मैं कल सवेरे 7 बजे 8 बजे मिलूं या शाम को 4 बजे मिलूं, तो मतलब आपका जो पिच है उधर ही शुरू हो जाता है। क्लोजिंग बिकम्स इजी एज दे नो दे हैव टू कंप्लीट, मतलब यहाँ पर हमको कोई क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं है, उसको हम बताते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी, और वो लोग फिर क्लोजिंग करते हैं। इजी टू गेट रेफरेंसेस, दे वांट देयर फ्रेंड्स टू नो व्हिच लेवल दे हैव कंप्लीटेड, इसके लिए वो लोग फिर ऑलवेज मतलब ये करते हैं। वेरी इजी टू सेल अगेन एंड अगेन एज कस्टमर्स विल नो दैट दे हैव टू कंप्लीट द 7 लेवल। सो बेसिकली उनको अगर 4th लेवल आपने कन्विंस किया या 3rd लेवल कन्विंस किया, तो उसके बाद उनको पता रहता है कि अगला जो है वो लेवल अपने को कंप्लीट करना है। ये प्रोग्राम जो रहेगा ना, ये प्रोग्राम एक्चुअली 4 दिन का प्रोग्राम था लोनावला में। अभी फिलहाल इसको ऑनलाइन मतलब हम लोग ये कर रहे हैं, तो वो मैं बताऊंगा, बट प्राइमरली इसमें फंडिंग रिक्वायर्ड, मतलब अलग अलग जो कस्टमर गोल्स है उसके फंडिंग कैसे बनाना, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसे करना, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करना, एडुकेशन प्लानिंग कैसे करना, रिस्क प्लानिंग कैसे करना, एसेट एलोकेशन प्लानिंग कैसे करना, हाउ टू यूज गैप एनालिसिस टू सेल हायर लेवल ऑफ इंश्योरेंस, पूरा जो 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम का पूरा सेल्स प्रोसेस आप इसमें सीख सकते हैं। कैलकुलेशंस पूरा 7 लेवल्स का एकदम ढासू कैलकुलेशन, टोटल एकदम अलग, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही इन डेप्थ कैलकुलेशन, जो शायद, और मैं ये आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि एक्चुअल फाइनेंशियल प्लानर सिर्फ लेवल नंबर 5 तक करते हैं, लेवल 6 और 7 फाइनेंशियल प्लानिंग में कहीं पर भी नहीं है। तो दैट मीन्स हम लोग 2 स्टेप आगे जा रहे हैं सीएफपी से भी, और सीएफपी से टक्कर लेने के लिए, सीएफपी वाले लोगों से मतलब ये करने के लिए, कस्टमर को अगर कन्विंस करना है या कस्टमर को सीएफपी के सामने अगर हमको पिचिंग करना है, तो ये बहुत इजी पड़ता है। इसमें ऑफकोर्स 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम जो हमारा सॉफ्टवेयर है फिलहाल, वो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है, बिकॉज एलआईसी का जो पॉलिसी चेंज हो गया उसके बाद फिर वो मेरे को अपडेट करने नहीं मिला। तो अभी वो हम लोग देख रहे हैं, शायद उसको रिवाइव करेंगे और जल्दी वो सॉफ्टवेयर में स्टार्ट करूंगा। बट फिलहाल कैलकुलेशन का इसमें एक्सेल शीट मेरे पास रेडी है, जो आपका कस्टमर का डेटा अगर आप फर्स्ट शीट में डालेंगे तो आपको पूरा 7 लेवल्स का जो है वो कैलकुलेशन उसमें आ जाता है, और आपको वहां पता चलता है कि कौन से लेवल पे है। खाली वो शीट में आपको सोल्यूशन नहीं आएगा, मतलब क्या पॉलिसी देना है, कितना देना है, कितना टर्म का देना है, वो सब नहीं आएगा, बट एटलीस्ट आप एक बेसिक लेवल पे लोगों से बात करना शुरू कर सकते हैं। फाइनेंशियल कैलकुलेटर ऑलरेडी आप लोग जानते हो। तो अभी जो ये 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम है, इसका एक अगर आप देखेंगे कि मुझे ऐसा कुछ करना था जिसमें क्या होता है कि अगर मैं क्लाइंट को बोलूंगा कि आप लेवल 1 पे है, देखो साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, ये दोनों जो साथ में हम लोग करते हैं ना, तभी फिर उसका इम्पोर्टेंट ये होता है। तो मैं क्या करता था कि अगर किसी को मैं बोलूं कि आप फर्स्ट लेवल पे है, ओके, आप फर्स्ट लेवल पे अगर है, आप फर्स्ट लेवल पे है, तो साइकोलॉजी क्या लगता है ना, लोगों को लगे अरे बाप रे अभी और 6 बाकी है, तो थोड़ा सा वो ये हो जाता है, मतलब अपसेट हो जाता है या डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि बेसिकली ये लेवल ऐसा बनाया है जिससे कि मोस्टली सब लोग 3rd लेवल पे आ जाते हैं। ओके, तो जब वो 3rd लेवल पे आ जाता है ना, तो उसको लगता है कि यस थोड़ा इजी है बट फर्स्ट लेवल पे मैं लटका दूंगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक्चुअली फर्स्ट और सेकेंड लेवल है ना, डमी है, वो एक्चुअल लेवल नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि वो एग्जैक्टली क्या है। तो इसलिए, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी ये है कि जब मैं किसी के साथ बात करता हूँ कि फर्स्ट लेवल क्या है, तो मैं कस्टमर को बोलता हूँ कि लेवल 1 है ना, 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम, ये इनकम टैक्स इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं उनका लेवल 1 कंप्लीट हो जाता है। मतलब आपने अगर 80CCC किया है, 80D किया है, 80CC एनपीएस में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो देन ऑटोमेटिकली आपका लेवल 1 कंप्लीट हो गया। अब क्या होता है कि बहुत बार हम लोग देखते हैं ना, स्पेशली लोअर लेवल कस्टमर्स, ऑफ कोर्स ये हायर लेवल पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी
एक बोलने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, जो लोअर लेवल क्लाइंट्स है ना, उनको फिर लगता है अरे बाप रे, बोला क्या मतलब, हमने उनको लगता था कि खाली इनकम टैक्स प्लानिंग करना चाहिए, उसके बाद में कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। बट जब वो लोग ये सुनते हैं कि अरे इनकम टैक्स मतलब खाली लेवल 1 हो गया, मतलब और 6 लेवल अपने को आगे जाना है, तो उनका ट्यूबलाइट जल जाता है और जनरली वो लोग फिर सोचना शुरू करते हैं। तो ये एक अपने को बहुत अच्छा पिच है उन लोगों के लिए जो ये इसके ऊपर स्टकअप है कि इनकम टैक्स का ही इन्वेस्टमेंट करना है। सेकेंड लेवल पे मैं कहता हूं कि कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम प्लानिंग, अगेन जैसे मैंने बोला ये डमी स्टेप है, एक्चुअली इसका कोई मीनिंग नहीं है, एक्चुअली वो मीनिंगलेस है, बट फिर भी उसको मैंने रखा है बिकॉज एक लेवल ऊपर आदमी को स्ट्रेट अवे लेके जाना है। तो कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम प्लानिंग पोस्ट डेथ एंड पोस्ट रिटायरमेंट। सपोज किसी का अगर 20,000 रुपीज का एनुअल मंथली अगर एक्सपेंसेस है जो टुडेज कॉस्ट है, तो मैं उनको बोलूंगा कि ऑन डेथ आपको प्लानिंग लेवल 2 में प्लानिंग क्या करते हैं हम लोग, विदाउट इन्फ्लेशन करते हैं। मतलब वो 20,000 डेथ होगा तो भी उसको हर महीने में 20,000 मिलेगा आगे के बहुत सारे साल, और रिटायरमेंट भी होगा तो भी उसको 20,000 मिलेगा, तो ऐसे मतलब उसको टोटल 20,000 जो मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट पे मैं 20,000 का कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूँ, मुझे इन्फ्लेशन पकड़ना पड़ेगा। बट जानबूझ के मैंने इन्फ्लेशन यहाँ पकड़ा नहीं है, और ये डमी स्टेप है, खाली जस्ट बताने के लिए। तीसरा लेवल जो है, जो हम लोग FRAP या जो भी 4Cs का जो का फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स का करेंगे या FRAP करेंगे, तो ये सब में हम लोग थर्ड लेवल कर रहे हैं। ओके, नॉर्मली थर्ड लेवल और कुछ हद तक हम लोग फोर्थ लेवल कर रहे हैं। तो थर्ड लेवल में हम क्या प्लानिंग करते हैं, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम प्लानिंग पोस्ट डेथ एंड पोस्ट रिटायरमेंट, विथ इन्फ्लेशन अप टू रिटायरमेंट लेवल, इनकम पोस्ट डेथ एंड पोस्ट रिटायरमेंट विल बी लेवल इनकम, तो विच मीन्स इसका अगर हम लोग अगर ये करते हैं, सपोज इसका कैलकुलेशन अगर करते हैं, एक सेकेंड, ओके, तो इसका अगर हम लोग क्लियरली अगर एक मतलब एक ड्राइंग अगर बनाते हैं, राइट, अगर मैं ऐसे मतलब यहाँ इतने बराबर नहीं आएगा, बट फिर भी अगर हम लोग ऐसे एक लेवल दिए बनाते हैं, ये बेसिकली टुडे है, आज, ओके, ये टुडे है, ये फिर जो भी वो रिटायर जब होगा वो है, और ये इसको हम लोग एंड ऑफ लाइफ कहते हैं, राइट, अप्रोक्सीमेटली मतलब जस्ट हम। तो ये थर्ड लेवल का जो प्लानिंग होगा ना, कि मतलब आज मेरा अगर 20,000 का, ये सेकेंड लेवल में क्या होता है कि ये 20,000 का प्लानिंग ऐसे ही रहता है, और फिर इधर भी 20,000 का रहता है, राइट। बहुत मीनिंगलेस है क्योंकि इस इधर से इधर तक इन्फ्लेशन कितना बढ़ा रहेगा, फिर इधर तक कितना बढ़ा रहेगा, बट ये 20,000 जो है वो 20,000 का लेवल यहाँ मेंटेन करते हैं। तो ये जो है, ये जो लाइन है, ये लेवल नंबर 2 का है। ओके, फिर लेवल नंबर 3 में हम लोग क्या करते हैं, लेवल नंबर 3 में इसको इन्फ्लेशन से बढ़ाते हैं, राइट, मतलब रिटायरमेंट तक इन्फ्लेशन हम लोग गिनते हैं, बट उसके बाद इसका फ्लैट हो जाता है, मतलब उसके बाद इसको इनकम जो है ये लेवल 3 हो गया। ओके, उसके बाद इनकम जो है इनका सेम रहेगा, ओके, अप टू द रिटायरमेंट। तो ये लेवल नंबर 3 हो गया, राइट, ये लेवल नंबर 3 हो गया। और ये लेवल नंबर 3 होने के बाद फिर आपको, ओके, तो लेवल नंबर 3 जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको समझाया, इसमें कैसे रहेगा कि प्राइमरली डेथ होगा तो 20,000 ही मिलेगा उसको एवरी ईयर एवरी मंथ, मतलब सेकेंड लेवल जैसा ही डेथ पे मिलेगा। बट रिटायरमेंट पे उसको विद इन्फ्लेशन मिलता है, मतलब आज से लेके रिटायरमेंट तक का जो पीरियड है, आज 20,000 अगर, तो रिटायरमेंट के समय पे 2000 सपोज 12 में मैंने प्लानिंग किया, तो 32 में 78,000 रिक्वायरमेंट रहेगा, तो 78,000 उसको हर साल सेम मिलेगा। देखो वो डिफरेंस है। अगर सेकेंड लेवल में आप देखते हैं तो क्या है, इधर भी 20 है, इधर भी 20 है। थर्ड लेवल में क्या होता है, इधर 20 है, इधर 78 हो गया, मतलब मेरा प्लानिंग में कुछ अलग आ गया, जिसमें मेरे को कुछ एडिशनल जो है प्रीमियम उसमें मिलेगा। फिर फोर्थ लेवल पे मैं क्या करता हूँ, एडिशनल प्लानिंग फॉर चिल्ड्रन एडुकेशन एंड मैरिज। तो चिल्ड्रन एडुकेशन एंड मैरिज के लिए सेपरेट लेवल 4 है, जिसमें हम लोग वो डेथ और रिटायरमेंट का प्लानिंग का बात नहीं करते। लेवल 5 में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम प्लानिंग पोस्ट डेथ पोस्ट रिटायरमेंट एंड इन्फ्लेशन अप टू रिटायरमेंट
इन्फ्लेशन इंडेक्स इनकम पोस्ट डेथ एंड इन्फ्लेशन इंडेक्स इनकम पोस्ट रिटायरमेंट। ओके, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि प्राइमरली इसको एक व्हाइट बोर्ड पे मैं समझाता हूँ। तो अगर ये जैसे मैंने किया ये लेवल 3 है, तो लेवल 5 कैसा होगा? लेवल 5 में ये जो इधर तक हम लोग ने किया ना वो सेम रहेगा, बट लेवल 5 ऐसा चला जाएगा। ओके, तो ये जो है वो ये लेवल 5 रहेगा। तो लेवल 5 में उसको जो इनकम मिलता है वो इधर भी इन्फ्लेशन है, इधर भी इन्फ्लेशन। तो आपको वेरी क्लियरली समझना पड़ेगा, लेवल 2 में इधर भी इन्फ्लेशन नहीं है, इधर भी इन्फ्लेशन नहीं है। लेवल 3 में इधर इन्फ्लेशन है, ये बाजू में इन्फ्लेशन नहीं है। सेकेंड लेवल मतलब सेकेंड पार्ट में इन्फ्लेशन नहीं है। रिटायरमेंट के बाद का जो समय है उसमें इनकम सेम मिलेगा, ये नहीं है, उसमें इन्फ्लेशन नहीं है। ओके, लेवल नंबर 5 में क्या है कि इधर भी इन्फ्लेशन है और इधर भी इन्फ्लेशन है। मतलब आपका रिटायरमेंट तक का भी हमने इन्फ्लेशन गिना, बट उसके बाद भी जो पैसा मिलेगा ना वो आपको बढ़ता हुआ बाय वॉट एवर 7% 8% आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। तो प्राइमरली ये जो है ये इसको हम लोग लेवल नंबर 5 कहते हैं। तो लेवल नंबर 5 में कैसा आएगा, कैसा दिखेगा अपना मतलब सिचुएशन? वो ये ऐसा दिखेगा कि बेसिकली फर्स्ट ईयर में उसको 20,000 पर मंथ मिलेगा, सेकेंड ईयर में 21,400 मिलेगा, फिर 22,000। ओके, तो जैसे मैंने बोला ना कि प्री रिटायरमेंट मतलब डेथ पे भी, पोस्ट डेथ पे उसको जो इनकम है वो हर साल 7% से बढ़ रहा है, जो भी परसेंटेज में दूंगा इन्फ्लेशन का। उसके अलावा रिटायरमेंट के बाद भी उसका परसेंटेज बढ़ रहा है। मतलब ये 7% से इंक्रीज होते जा रहा है। 32 में मेरा रिटायरमेंट हुआ, 33 में मेरे को 83 लगेगा, 34 में 89 मिलेगा, 35 में 95 मिलेगा, ऐसे करके वो होता है। लेवल 6 में मैंने ये बात किया जो फाइनेंशियल प्लानर बात नहीं करते, और वो मैंने कहा कि कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम प्लानिंग पोस्ट डेथ, पोस्ट रिटायरमेंट, पोस्ट टैक्स प्लानिंग। तो इसका मतलब ये है, देखो ऑलरेडी मतलब बहुत साल पहले डायरेक्ट टैक्स कोड करके गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। पूरे देशों में सब जगह फॉरेन कंट्रीज में जो भी है अगर आप देखेंगे तो उसमें ईईटी है। ईईटी मतलब एग्जेम्प्ट टैक्स। इंडिया में अभी ईईई चल रहा है, एग्जेम्प्ट चल रहा है। ओके, बहुत सारे स्कीम एग्जेम्प्ट में है, बहुत सारे स्कीम एग्जेम्प्ट टैक्स में भी है कुछ स्कीम्स। ओके, तो जैसे एनएससी है उसमें एग्जेम्प्ट है, टैक्स मतलब उसका इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो टैक्सेबल रहेगा। बट जब ईईटी आएगा ना तो इवन एलआईसी का जो रिटर्न है या मैच्योरिटी है वो टैक्सेबल रहेगा। तो ईईटी में क्या वो लोग बोलते हैं कि जब तक आप इन्वेस्टमेंट के अंदर रहेंगे, इन्वेस्टेड रहेंगे, तब तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट जैसे आप कुछ विड्रॉ करेंगे तो आपको टैक्स लगेगा। तो वेरी क्लियर है कि पोस्ट रिटायरमेंट के बाद तो हमको विड्रॉ करना पड़ेगा हर साल। मतलब जो भी मैं विड्रॉ करूंगा उसके ऊपर 30% टैक्स लग सकता है। ये ऐसा नहीं कि अभी लगेगा, बट क्या होता है कि अगर मुझे 20,000 रुपया अगर समझो मैंने, या पोस्ट रिटायरमेंट की बात करते हैं 80,000 रुपया अगर मेरा पोस्ट रिटायरमेंट का मैंने प्लानिंग किया है, और सडनली गवर्नमेंट अगर ईईटी लाता है तो मेरा जो 80,000 है उसमें 24,000 रुपया मेरे को टैक्स बैठेगा, और जो मेरे पास आएगा लाइक 56,000 ही मेरे हाथ में आएगा। तो मतलब मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस समय पे कम हो जाएगा। तो मैं क्लाइंट को क्या बोलता हूँ कि आप ये रिस्क आप मत लो, आप इसके लिए प्लानिंग करके रखो। क्यों? क्योंकि कल को अगर समझो गवर्नमेंट ने ये टैक्स ला भी लिया तो भी आपके पास अमाउंट इतना होना चाहिए जिससे कि आप टैक्स भरने के बाद आपके हाथ में 80,000 आना चाहिए। ओके, समझ गया ना? मतलब जो टैक्स के लिए जो एडिशनल अमाउंट टैक्स भरने का उसका प्लानिंग हम लेवल 6 में करते हैं। तो उसका अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या किया है, जहां पर 20,000 रिक्वायर्ड था उधर मैंने 28,000 का रिक्वायरमेंट किया, फिर 30,000, फिर 30। ये 32,000 में से 30% टैक्स जब जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट के हाथ में क्या आएगा, इतना रकम आएगा। ओके, मतलब हम लेवल 5 का ही प्लानिंग कर रहे हैं, बट उनको एडिशनल रकम दे रहे हैं ताकि उतना टैक्स जाने के बाद भी उनको ये तो ये डेथ में अगर ये देखेंगे तो देखो इधर ऐसा है, डेथ में फर्स्ट ईयर हम लोग लेवल 5 में कितना 20 किया तो इधर 28 आ गया। मतलब 28 का 30% माइनस करेगा अपने हाथ में 20 आएगा, 30 का 30% माइनस करेगा 21 आएगा, 32 का माइनस करेगा 22 आएगा, ऐसा। मतलब तो लेवल 5 का ही प्लानिंग है, बट टैक्स का एडिशनल। फिर क्लाइंट पूछता है यार कभी अगर बाई चांस टैक्स या ईईटी अगर नहीं आया तो क्या होगा? तो मैं बोलता हूँ सर अगर ईईटी टैक्स नहीं आएगा आपके पास 30% एक्स्ट्रा रहेगा,
थोड़ा मस्ती कर सकते हैं, मतलब इट इज ऑलवेज बेटर कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आना है। और कस्टमर बोलता है बराबर भाई, मैं बोला क्या है ना, जब आप ये प्लानिंग कर दे, मैं आपके लिए प्लानिंग करूंगा तो मैं भी आऊंगा, आपके साथ बैठूंगा, थोड़ा हम लोग मतलब ये कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी कर सकते हैं ना, फॉरेन टूर कर सकते हैं। पैसा ज्यादा रहेगा तकलीफ नहीं है, बट आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम नहीं होना चाहिए। और मैंने देखा है कि लोग काफी इसको इजीली एक्सेप्ट करते हैं। जैसे 78,000 मिलना है तो मेरे को 1,11,000 के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। अभी आप देखते हैं ना, हर लेवल पे एडिशनल अमाउंट उसका इंश्योरेंस और एडिशनल अमाउंट इन्वेस्टमेंट का आ जाता है। तो ये लेवल 6 हो गया। लेवल 7 में मैं ये कहता हूं कि क्लाइंट को कि देखो आज हम लोग है ना 7% पे 8% इंटरेस्ट पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, बट कल को अगर इंटरेस्ट रेट गिर गया, सपोज 2% हो गया या 3% हो गया, इवन 4% हो गया, तो क्या होगा, जो 20,000 के लिए मैंने प्लानिंग किया उसमें मेरे को 10,000 ही मिलेगा, जहाँ 80,000 मैंने प्लानिंग किया उसमें खाली 40,000 मिलेगा। अभी प्लीज रिमेम्बर, ये हम लोग HNI से बात कर रहे हैं, नॉट नॉर्मल लोगों से नहीं नो। इसके लिए ये उनके पास एक्सेस फ्लो, कैश फ्लो रहता है, और वो एक्सेस फ्लो को हमको एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट में अगर लगाना है तो इस प्रकार से हम एडिशनल इंटरेस्ट रेट, तो मैं उनको कहता था कि आज अगर 8% है तो हम लोग 4% का प्लानिंग करके रख देते हैं, सो दैट क्या होगा, इन केस कभी अगर ड्रॉप हो गया तो भी आप रिस्क जोन से जो है वो बाहर रहेंगे। यहाँ कैपिटल डबल लगता है। तो आप देखो कि मैं 20,000, अभी HNI की जब बात करता हूँ ना, तो आप लोग देखेंगे, आप हंसेंगे कि 20,000 रुपया पर मंथ थोड़ी उसका लिविंग कॉस्ट रहेगा, बट इवन 20,000 इतने स्मॉल रकम में भी उसका प्रोविजन क्या आता है देखो। तो जो प्रेजेंट कैपिटल है ना, लेवल 4 में 25 लाख का कैपिटल रिक्वायर्ड आता है, लेवल 5 में 43 लाख आते हैं, लेवल 6 में 62 लाख आते हैं, लेवल 7 में 93 लाख आते हैं। तो आप इमेजिन करो उसका अगर आज का लिविंग एक्सपेंसेस इवन अगर 2 लाख रहेगा तो ये स्ट्रेट अवे 2,55,00,000, 4,37,00,000, 6,24,00,000, क्योंकि एक्चुअल HNI मैं ये इधर बताया नहीं, क्योंकि क्या होता है फिर आपके दिमाग में वो फिगर्स नहीं जाएगा, और वो ये होना नहीं चाहिए, उस वजह से मैंने वो ये किया है। तो ये जो फिगर्स है, ये लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 जो है, ये चारों जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट अपना इसमें मतलब तो ये 7 लेवल्स का इसमें। फिर फ्यूचर जो कैपिटल गेन है, मतलब फ्यूचर कैपिटल का जो गैप है, लेवल 4 में 78,000 पर मंथ मिलने के लिए उनको 1,22,00,000 का ये करना पड़ता है। लेवल 5 में सेम 78 lakhs विथ इंक्रीजिंग बाय 7% करना है, तो 2,28,00,000 का लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज रिमेम्बर ये 20,000 के लिए है। अगर उनका 2 लाख का आज का एक्सपेंस है तो ये 7,80,000 आएगा, और ये सीधा 12 करोड़ का कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, ये 22 करोड़ का होगा। लेवल 6 में 32 करोड़ का होगा, लेवल 7 में 42 करोड़ का होगा। ये 20,000 के लेवल पे इतना है। तो दैट इज हाउ बेसिकली ये ये कॉन्सेप्ट जो है वो इस प्रकार से मतलब उसका ये आता है। तो प्राइमरली अगर आप देखेंगे इसका जो कॉन्सेप्चुअली है, तो व्हाट हैपेंस इज, एक कस्टमर के पास जब हम जाते हैं और उसके उसके लेवल पे जब हम ये डिस्कशन करते हैं, तो मुझे लगता है कि वेरी सिंपली, वेरी इजीली, वेरी फ्लुएंटली ना उसको कन्विंस करने के लिए हमको कोई भी ये छुटता नहीं है, राइट। सो दैट इज वेयर ये जो प्रोग्राम है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट के रिलेटेड मैं जस्ट आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और इसका जो ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड हम लोग एक आपको वेरी सिंपल इंटरेस्टिंग बता देता हूँ कि सतीश मंजूरे सर, आप लोग सब जानते होंगे, नहीं जानते तो वो एक बहुत बड़े नंबर इंडिया के बहुत ही मशहूर डेवलपमेंट ऑफिसर थे, जिनका राजेश सातोस्कर को आप जानते हैं, सतीश मंजूरे को भी मोस्टली 99% आप लोग सब जानते रहेंगे। उनकी अकस्मात लास्ट ईयर उनका देहांत हो गया, बट ही वाज वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड, मोस्ट लव्ड डेवलपमेंट ऑफिसर। और उन्होंने जब ये प्रोग्राम किया था, और ये प्रोग्राम नहीं, उन्होंने प्रोग्राम नहीं किया, उनका 2 एजेंटों ने प्रोग्राम किया। एक एजेंट का नाम था क्या नाम था उनका, क्या नाम था, तो जो भी है नाम, नाम अभी मेरे को इमीडिएटली ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो जो बंदा था ना, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर था, और वो इन्वेस्टमेंट बैंकर था और खाली टर्म पॉलिसी बेचता था।
उसको भी ऐसा मतलब इवन फाइनेंशियल प्लानिंग आने से पहले वो बोलता था कि ये एंडाउमेंट पॉलिसी में रिटर्न नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो क्योंकि उनको सब इसका सब पता था इक्विटी वगैरह का। तो वो मतलब सिर्फ टर्म पॉलिसी और बड़ा बड़ा बेचता था, मतलब उस समय भी 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ ऐसा। और ये 2004 में मैंने फर्स्ट प्रोग्राम किया था, जिसमें सतीश मंजूरे के सर के ही 8-10 लोग थे, और बाकी फिर हमारे जीसी करके एक बैच था, उसमें से लोग। तो ये जो भाई साहब है, इन्होंने कभी भी एंडाउमेंट पॉलिसी बेचा नहीं था, बट ये प्रोग्राम को जब वो आए 4 दिन, उन्होंने बहुत मातापाची किया, बहुत इतना क्वेश्चन इतना डाउट करके बहुत ही ये हुआ। और उन्होंने फिर मुझे मतलब काफी क्वेश्चनिंग करके सेटिस्फैक्टरली वो सेटिस्फाइड हो गया जो भी आंसर्स मैंने बताया। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि उन्होंने अगले ही महीने में 1 करोड़ का प्रीमियम किया, मतलब एक्चुअल एंडाउमेंट पॉलिसी में 1 करोड़ कलेक्शन किया उन्होंने। और ये 1 करोड़ कलेक्शन करने के बाद मेरा ऑफिस भी दादर में था, सतीश मंजूरे सर भागते भागते हुए आया और मुझे पूछा कि अरे लाजरस ये क्या मैजिक आपने किया, वो भी एजेंट का नाम बताया, बट उन्होंने 1 करोड़ प्रीमियम किया। तो मैं बोला सर ये मैजिक तो लोनावला में होता है। इमीडिएटली उन्होंने बोला कि क्या चेक क्या देना है, बोलो नेक्स्ट वाला प्रोग्राम। बोला मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, आपको लोनावला आना पड़ेगा। इमीडिएटली उन्होंने चेक दिया, उन्होंने सीएफपी ऑलरेडी कर चुके थे। और नॉर्मली मैं क्या करता था, जिसने सीएफपी किया उनको सेकेंड डे बुलाता था, बिकॉज फर्स्ट डे में सब बेसिक करता, बट वो बोला नहीं नहीं मुझे फर्स्ट डे से आना है। मैं बोला सर जरूरत नहीं, फिर भी वो इंसिस्ट किया उन्होंने, और वो फर्स्ट डे को वो आए। और उसके बाद उन्होंने जो प्रोग्राम किया और उनको इतना वो अच्छा लगा। तो एक सेकंड में आपको उनका वीडियो जो है वो बता देता हूँ आपको, बिकॉज क्या है उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मेरे को लगा अभी इमीडिएटली, तो आई जस्ट पुल इट आउट। Just 1 minute. Seven level to financial freedom session. Okay, second ना। जस्ट मुझे बताओ कि साउंड आ रहा है कि नहीं। Lazarus Dice Education Academy has come out with an extraordinary program called 7 Levels to Financial Freedom. I have yet to come across such a beautiful methodical presentation. My agent Milind Sarvate and Swapnil Kulkarni qualified for Code of the Table because of using those presentations. I have personally bought that software. I have attended a 4-day training program in Lonavala also. The way Lazarus teaches those concepts and the way that presentation is made, I will tell you, the most intellectual HNIs, I repeat, the intellectual HNIs are very, very highly impressed because of those presentations. I strongly recommend all the development officers and agents to undergo that 4-day training program and buy that software and use it to professionally excel you. Okay, so that was Satish Manjure, and we had one chartered accountant who did this program. Mr. Jigar, who is a chartered accountant, and he attended the 7 Levels to Financial Freedom program. Asked about the financial planning, they asked about where to invest, how to invest, and they give us every day they call us up and tell me these are our expenses, these are our incomes. So being a chartered accountant, I was not able to give them any good suggestions. So I just thought of joining this course, and after joining this course, I think I can give any type of advice, financial advice to them, and I can straight away show them all gaps, financial, how they should invest and everything. This course is very useful for all of us, and I think all chartered accountants should join this course.
So thank you very much. So basically what you are saying is that financial advice, whatever you have to give, this course has added more value to you. Yeah, much value it has added to our basic fundamentals. Because in CA we don't learn all those things. What Lazarus sir is teaching us. Lot of benefits on chartered accountants. Thank you, Ji. Thanks. Okay, any questions? Any questions? सर ये इसका बुक भी है ना आपका? नहीं नहीं, बुक नहीं है। 7 लेवल पे बुक नहीं लिख सकता हो यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो, मतलब तो पागल हो जाएगा, तो वो लिख नहीं सकता। इट इज काफी इन डेप्थ है, मतलब बहुत ये है, इंटरेस्टिंग है, इन डेप्थ है। आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल कॉर्पोरेट क्लब मेंबर्स, अरविंद हिरलेकर, सब लोगों ने ये प्रोग्राम किया है। तो हाँ, yeah. So now what I wanted to just very quickly talk to all of you all, especially those who are from, all of you are from our AB1 and RB1 batches, जो भी है। तो हमारा सेकेंड ईयर का जो करिकुलम रहेगा ना, उसमें ये 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम है, और बाकी भी बहुत सारा, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, और क्या हुआ कि RB1 का जब परसों में सेशन ले रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ये आप बाकी लोगों को भी एक बार जस्ट बता दो, सो दैट दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना इम्पोर्टेंट है और कितना रेलेवेंट है ये जो हम लोग करिकुलम अभी करने वाले हैं। और इसका जो एक्सेल शीट है, जो ऑटो कैलकुलेटर है, पूरा एक शीट में आप डालेंगे तो 7 का 7 शीट इसमें बन के गैप बन के आ जाता है। So that also we will be giving, but ये about 7-8 sessions 10 sessions हमको लगेगा ये सब एक्सप्लेन करने के लिए। तो मुझे उन्होंने मतलब ये बताया सडनली, मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं था, बट हमारा जो अभिषेक करके जो डेवलपमेंट ऑफिसर है हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर के बैच में, तो उन्होंने बोला सर ये एजेंट्स को और हमारे बैच के सब लोगों को बता दो, सो दैट एटलीस्ट उनको पता चलेगा कि व्हाट दे विल बी मिसिंग, बिकॉज वो बोलते हैं कि दे विल मिस अ लॉट, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सो जस्ट वन इफ यू आर आई थिंक यू शुड ज्वाइन, क्योंकि मुझे जो अभी जिस प्रकार से बैच चल रहा है, आई थिंक काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, एप्लीकेशन होने वाला है, इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, और बहुत अलग प्रकार से ये जो सेकेंड ईयर का करिकुलम है वो चलने वाला है। सो आई जस्ट वांटेड टू जस्ट क्विकली नज यू। मैं आपको कोई फोर्स मतलब ये नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट इनवाइटिंग कि एक बार वापस आप